नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम विचारधाराओं के बारे में बात कर रहे थे। उसमें एक महत्वपूर्ण विचारधारा आइडियलिज्म, आदर्शवाद या प्रत्ययवाद, जिसको अलग अलग नामों से विचारकों ने परिभाषित किया है। पिछली कक्षा में हमने आदर्शवाद के अर्थ और उसके विकास से संबंधित चर्चा की थी। और आदर्शवाद के जो विभिन्न रूप हैं, अर्थात उदारवादी और उग्रवादी, जिसके प्रणेता अलग अलग हैं। जैसे उदार आदर्शवाद के प्रणेता कांट हैं, तो दूसरी तरफ उग्रवादी आदर्शवाद के प्रणेता हीगल हैं। इंग्लैंड में इस परंपरा को ग्रीन ने उदारवादी परंपरा को आगे बढ़ाया और ब्रेंडले बोसांके ने हीगल के आदर्शवादी चिंतन को आगे बढ़ाया। आदर्शवाद के जो प्रमुख सिद्धांत और मान्यताएं हैं, उन पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की कि ये राज्य को एक दैविक संस्था मानते हैं, राज्य को साध्य मानते हैं, राज्य का अपना एक पृथक व्यक्तित्व होता है और राज्य की आज्ञा पालन करने में व्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की। अब जो आदर्शवाद के दो प्रमुख रूप माने जाते हैं, उदार आदर्शवाद और उग्र आदर्शवाद, उसमें विशेषकर थॉमस हिल ग्रीन और हीगल के विचारों पर चर्चा करना आवश्यक है। कुछ साम्यताओं के बावजूद इनके विचारों में भिन्नता है। ग्रीन जो है वो उदारवादी विचारक हैं और आदर्शवाद को एक उदारवादी स्वरूप उन्होंने प्रदान किया है। हीगल के आदर्शवाद में जो अतियां हैं, ग्रीन ने उन अतियों को स्वीकार न करते हुए व्यक्ति की महत्ता पर बल दिया है। अब उनके खास जो विचार हैं उन पर हम चर्चा करें तो अंदाज हो जाएगा कि किस तरह से ग्रीन उदारवादी आदर्शवाद को मानता है और हीगल उग्रवादी आदर्शवाद को पैरोकार है। यदि राज्य संबंधी दृष्टिकोण पर चर्चा करें तो राज्य को हीगल के समान चेतनशीलता की कृति मानते हुए भी ग्रीन के विचार जो हैं हीगल से भिन्नता रखते हैं, उससे अलग हैं। ग्रीन का ये दृढ़ मत है कि राज्य अपने आप में साध्य नहीं है। राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन की उपलब्धि का साधन है। ग्रीन व्यक्ति का राज्य की जो बलि वेदी है, जो राज्य की वेदी है, उस पर बलिदान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राज्य को साध्य न मानते भी उसे व्यक्ति के नैतिक जीवन की प्राप्ति का साधन स्वीकार करना ग्रीन की उदारवादी मान्यता का परिचायक है। व्यक्ति स्वयं में साध्य है, उसे किसी व्यक्ति संस्था का साध्य नहीं बनाया जा सकता। ये ग्रीन की आधारभूत मान्यता है। ग्रीन का ये राज्य संबंधी जो विचार है वो कांट के विचारों के अनुरूप है और हीगल के निरंकुश राज्य की धारणा के विपरीत है। ग्रीन व्यक्ति की गरिमा का उपासक है, राज्य का नहीं। हीगल राज्य को दैविक संस्था मानता है और राज्य में से बाहर उसका व्यक्ति का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। वो साव्यव सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए राज्य को सर्वोच्च दर्जा देता है। तो ये एक बुनियादी अंतर है ग्रीन और हीगल के विचारों में। स्वतंत्रता संबंधी विचारों की बात करें तो स्वतंत्रता के संबंध में भी ग्रीन का जो दृष्टिकोण है वो लिबरल है, उदारवादी है। ये मानते हुए भी स्वतंत्रता राज्य की छत्रछाया में सुलभ होती है। ग्रीन स्वतंत्रता को व्यक्तिगत जीवन के नैतिक उत्थान की प्राथमिक आवश्यकता स्वीकार करता है। वह स्वतंत्रता का इसलिए पक्षधर है कि जिससे व्यक्तित्व का विकास हो।
इसके साथ ही ग्रीन इस बात का भी पैरोकार है कि व्यक्ति के अधिकारों में उसने व्यक्ति के उस अधिकार को भी स्वीकार किया है जिसे वो दुखपूर्ण कर्तव्य, पेनफुल ड्यूटी कहता है, जिससे वो राज्य और राज्य के कानूनों का कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रतिरोध भी कर सकता है। उसको ग्रीन पेनफुल ड्यूटी कहता है, दुखपूर्ण कर्तव्य कहता है। राज्य का प्रतिरोध करने की धारणा ग्रीन के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। दूसरी तरफ हम देखें तो हीगल के दर्शन में राज्य के प्रतिरोध की कल्पना नहीं की जा सकती। यह सत्य है कि ग्रीन ने व्यक्ति को राज्य के प्रतिकार करने की छूट बहुत सावधानी के साथ दी है और उसमें बहुत सारी शर्तें भी जोड़ देता है वो, लेकिन ग्रीन ऐसा व्यक्तिवादी धारणा जो है उसकी, वो हीगलवाद से भिन्न जो मार्ग है उसकी तरफ ले जाती है। हीगल जो है राज्य को सर्वोच्च मानता है। राज्य की आज्ञा पालन में ही वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को मानता है, क्योंकि वो सावेब सिद्धांत का पैरोकार है। और इस रूप में हीगल का स्पष्ट मानना है कि राज्य से भिन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं है और राज्य की जो आज्ञा है उसके पालन करने में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। एक और बिंदु है जिस पर इनमें भिन्नता है, वो युद्ध के संबंध में जो विचार हैं उसमें इनकी भिन्नता है। हीगल तो युद्ध का प्रबल समर्थक है। ग्रीन ने हीगल के युद्ध के समर्थन में जो लॉजिक उन्होंने प्रस्तुत किए हैं उनका एक एक करके वो खंडन करता है। हीगल का ये मानना है कि युद्ध में राष्ट्रीय चरित्र का निखार होता है। ग्रीन का उत्तर है कि व्यक्ति अथवा राष्ट्र के चरित्र के निखार के लिए युद्ध के अतिरिक्त और भी बहुत सभ्य और मानवीय तरीके हैं जिनकी सहायता ली जानी चाहिए। हीगल का मानना है कि राज्य नैतिकता का जन्मदाता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह अपने आप में नैतिकता के नियमों से बंधा नहीं रहता। इसके विपरीत ग्रीन की जो मान्यता है वो ये है कि राज्य के नैतिक स्वरूप की अनिवार्यता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय जगत में विश्व बंधुत्व और सहयोग के नियमों का पालन करे। हीगल जो है युद्ध को बुराई नहीं मानता। ग्रीन युद्ध को हर परिस्थिति में बुराई मानता है, चाहे वो युद्ध रक्षात्मक हो चाहे वो युद्ध आक्रामक हो, क्योंकि युद्ध से मनुष्य के जीवन के अधिकार का वायलेशन होता है, हनन होता है। युद्ध अंततः युद्ध ही है, इसलिए वो बुराई है। राज्य की अपूर्णता का द्योतक है युद्ध। ग्रीन का ये जो विचार है वो शांतिवादी है, जो हीगल के युद्ध समर्थक जो तर्क हैं उनसे एकदम भिन्न है। हीगल तो ये भी कहता है कि ये जो युद्ध है वो देश के नैतिक स्वास्थ्य को सुधार करने की औषधि है। जैसे दीर्घकाल तक समुद्र में शांति बने रहने से समुद्र में गंदगी या षडांध उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही लेकिन तूफानों से समुद्र की षडांध दूर होकर स्वच्छता आ जाती है, वैसे ही युद्ध भी राज्य की गंदगी को स्वच्छ कर देता है। लेकिन ग्रीन कहता है कि युद्ध चाहे रक्षात्मक हो चाहे आक्रामक हो, युद्ध एक बुराई के रूप में ही है। तो ये हीगल और ग्रीन के विचारों की साम्यता, विचारों की तुलना है, साम्यता उसमें कम है, जिसमें वो फिलोसफिकल अंदाज में जो अपनी बात रखते हैं उनके अलावा बाकी इनमें विचारों की विभिन्नता नज़र आती है, जिस पर हम बात की। अब हम बात करें
कि आदर्शवाद की आलोचकों ने क्या आलोचना की है, तो उसमें है कि आदर्शवाद यथार्थताओं से परे एक आदर्शवादी सिद्धांत है। आलोचक ये कहते हैं कि आदर्शवाद जो है वो एक अनावश्यक भावुकता से पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत है। आदर्शवादियों ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है वो धरती पर उसका अस्तित्व नहीं है, उसकी कल्पना कोई यथार्थ में नहीं उतारा जा सकता। और लास्किन तो कहा है कि जिस राज्य की बोसांख्य चर्चा करता है वह वास्तविक जगत की वस्तु नहीं है, वह केवल विचारों की चार दीवारी में पाया जाता है। आदर्शवादियों का एक ये कथन है कि जो वास्तविक है वो विवेकपूर्ण है, विवेकपूर्ण है वही वास्तविक है। इसकी भी लोग प्रैक्टिकल घटना चक्रों के आधार पर आलोचना करते हैं और उदाहरण देते हैं कि ब्रिटिश शासन में भारत के नागरिकों के जो ऊपर जो शासन किया जा रहा था वो वास्तविक था, लेकिन उसको विवेकपूर्ण नहीं माना जा सकता था। दूसरी आलोचना आदर्शवादियों को खास विचार है कि राज्य एक साध्य है, तो उसके विपरीत आदर्श आलोचक ये आलोचना करते हैं कि आज के युग में राज्य को साध्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। यदि हम प्रैक्टिकली देखें, व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, तो राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को सुख प्रदान करना है, कल्याण करना है। जॉर्ज नाम के एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में राज्य और समुदाय अपने आप में साध्य नहीं होते हैं। राज्य तो व्यक्ति के विकास के लिए एक साधन है। एक आदर्शवादियों का एक प्रमुख सिद्धांत था कि वो राज्य को उसका अलग से व्यक्तित्व मानते थे, पृथक व्यक्तित्व मानते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य एक सावयव रूप में होता है और राज्य का एक पृथक व्यक्तित्व होता है। ये उसकी अपनी अलग पर्सनालिटी है, वो केवल व्यक्तियों का योग मात्र नहीं है। तो उसी की आलोचना करते हुए जो फिक्टे ने एक लोकप्रिय उद्धरण दिया था, उसी के काउंटर में मैकाइवर कहते हैं कि जिस प्रकार बहुत से घोड़ों के समूह से कोई नवीन उत्कृष्ट घोड़ा नहीं बनता, अथवा विद्यार्थियों के संगठित होने से किसी नवीन उत्कृष्ट विद्यार्थी की उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार अनेक व्यक्तियों के समुदाय से किसी लोकोत्तर व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि जो आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य का अपना पृथक व्यक्तित्व है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो एक सावयव सिद्धांत देते हैं जिसमें जैसे शरीर और अंगों के बीच में संबंध है, वैसा ही व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंध का रूपक प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। वहाँ शरीर से भिन्न अंग का अस्तित्व नहीं हो, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व तो रहता है। एक और आलोचना कि सर्वशक्तिमान राज्य का सिद्धांत प्रतिपादित कर देते हैं। आदर्शवादी राज्य सत्ता की कोई सीमा निश्चित नहीं करते, वो उसको सर्वशक्तिमानता की सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन उनका यह दृष्टिकोण न तो उचित है न व्यवहारिक है। ये सबको मालूम है कि राज्य कानूनों के माध्यम से कार्य करता है और कानून व्यक्तियों के केवल बाहरी कार्यों को ही नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए व्यवहार में किसी भी राज्य के द्वारा असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त राज्य को असीमित शक्ति देने के अवांछनीय परिणाम होते हैं। ये हम इतिहास के विभिन्न घटना चक्रों को देखते हैं कि कार्यपालिका इससे निरंकुश और अत्याचारी हो जाती है और असीमित शक्तियों के प्रयोग से शासक स्वयं निरंकुश बन बैठता है। और एक आलोचना है कि आदर्शवाद का जो स्वाधीनता या स्वतंत्रता संबंधी जो सिद्धांत है वो भी दोषपूर्ण है। वो ये मानते हैं कि राज्य की आज्ञा पालन करने में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है।
इस बात में कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति की सुंदरता राज्य के ऊपर आश्रित होती है। लेकिन ये कह देना कि व्यक्ति की सुंदरता के नाम पर राज्य के कानून का आंख बंद करके पालन किया जाए, तो ये गलत होगा। हॉब्स हाउस ने इस संदर्भ में बहुत अच्छा उद्धरण कोटेशन दिया है। हॉब्स हाउस कहते हैं कि सिद्धांत की कानून के अनुरूप ही सुंदरता है, स्वतंत्रता का वास्तविक निषेध है। और लास्ट आलोचना है, आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून शांति के लिए घातक है। हम देखते हैं कि आदर्शवादी राज्य के प्रति व्यक्ति की एक ऐसी अबाध श्रद्धा का प्रतिपादन करते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हीगल और अन्य उग्रवादी आदर्शवादी जो लेखक हैं, वो युद्ध को राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक मानते हैं। युद्ध को राज्य की सर्वसत्ता का माध्यम स्वीकार करते हैं। आदर्शवादियों के विचार अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के लिए घातक और संपूर्ण समाज को विनाश के गर्त में ले जाने वाले माने जाते हैं। ये आलोचकों की विभिन्न आलोचनाएं हैं। तो ये आदर्शवादी सिद्धांत है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।